कोलेस्ट्रॉल भी दो तरीके का होता है, एक सैचुरेटेड फैट होता है, एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। हमने बैड कोलेस्ट्रॉल लिया बाहर से तो ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, बॉडी की आर्टरीज में जाके जमना शुरू हो जाता है। ब्रेन में अगर ये क्लॉग होगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है। जैसे पिस्ता है, काजू है, इसमें हमारे या फिर आपका कोकोनट ऑयल है या फिर आपका जैसे पीनट ऑयल है, ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होगी तो पेशेंट को चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, जल्दी थकान शुरू हो जाएगी, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, उसको घबराहट हो सकती है। उसको 30 मिनट्स वॉक फॉर 5 डेज अ वीक अगर हम इतना करते हैं तो ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा है और हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन कर सकते हैं। अगर हम घी, मक्खन, मलाई या जंक फूड, मैदा, बेकरी ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं तो उसे कम करें। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सेहतनामा में आज डॉक्टर करण सयाल हमारे साथ है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनसे बात करेंगे आज। सबसे पहले आज के एपिसोड में कोलेस्ट्रॉल पर बहुत बात हो रही है। कोलेस्ट्रॉल आखिर है क्या और इसे समझे कैसे? बुरा कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ कैसे जाता है, बुरा वाला कम कैसे कर सकते हैं और क्या कोई सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये हार्ट पर भी असर करता है। विस्तार से इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर टेकिंग ऑफ टाइम फॉर सेहतनामा। कोलेस्ट्रॉल भरा पड़ा है, यूट्यूब भी और इंटरनेट भी, और बहुत इस पर बात हो रही है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे समझें, क्योंकि कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी भी होता है, लेकिन कब ये बढ़ जाता है, कब कम हो जाता है और बढ़ा हुआ कैसे नुकसान करता है? जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडी को 3 जो है चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक है प्रोटीन, एक है कार्बोहाइड्रेट्स और एक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल या वसा या फैट जिसे कहते हैं हम, है ना? तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के लिए नॉर्मली भी एनर्जी के लिए भी ज़रूरी है और वो एक डिलेड एनर्जी के लिए ज़रूरी है। जैसे इंस्टेंट एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में या इनटेक कम होता है तो डिलेड एनर्जी के लिए हमें फैट की ज़रूरत होती है। यही फैट अगर हम बाहर से एक एक्सेसिव फॉर्म में लेने लगें या गंदा कोलेस्ट्रॉल लेने लगें तो ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में, बॉडी की आर्टरीज में जाके जमना शुरू हो जाता है। फिर इसके नुकसान शुरू हो जाते हैं। जिस भी ऑर्गन में जाके ये जमता है या इकट्ठा होता है या वहाँ पे क्लॉग करता है, उस तरीके के सिम्टम्स हमें शुरू हो जाते हैं। जैसे ब्रेन में अगर ये क्लॉग होगा तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है, पेरिफेरल आर्टरीज में होगा, पैरों की नसों में जमेगा तो पैरों की नसों में हमारे ब्लड फ्लो कम होगा, पैरों की नसों में गैंग्रीन हो सकती है। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है अगर ये हमने बैड कोलेस्ट्रॉल लिया बाहर से, है ना? अब कोलेस्ट्रॉल भी दो तरीके का होता है, एक सैचुरेटेड फैट होता है, एक अनसैचुरेटेड फैट होता है ना? तो जो अनसैचुरेटेड फैट है वो तो हम कहते हैं अच्छा फैट है, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट है, जैसे कि जो हम बार बार जिनकी बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, जैसे हम बार बार उसको जो है गर्म करते हैं तेल को, जो तेल काला हो जाता है ना? एक बार समोसा तला, एक बार पकोड़े तले तब तक तो ठीक है, 2 बार 3 बार उसी तेल में करेंगे तो उनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, तो वो सैचुरेटेड फैट हो जाता है। सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में जमना शुरू हो जाता है। जब वो जमता है तो वो डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स के साथ हमें प्रेजेंट करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स है, जैसे हार्ट अटैक या एंजाइना का सिम्टम्स। तो ये मेरे लिए भी नई चीज़ है कि कोलेस्ट्रॉल कहीं भी जम सकता है, मतलब ब्रेन में भी, किसी आर्टरीज भी में जहाँ पे भी, भी ऑर्गन और जा रहे हैं ओके और ब्लड जा रहा है जहाँ पे। ओके। और हमें ये जहाँ तक मुझे अभी तक लगता था शायद कोलेस्ट्रॉल सिर्फ हार्ट को ही नुकसान पहुंचाता है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो सब जगह जम सकता है, लेकिन हार्ट क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट और ब्रेन दो ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए जोर हार्ट पे ज्यादा दिया जाता है। तो जो लोग सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं, जो ज्यादा तला भुना खा रहे हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती प्रॉब्लम है। हो सकती है डेफिनेटली। कोलेस्ट्रॉल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल को बुरा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इज अ बैड वो बढ़ कोलेस्ट्रॉल जाता और है। एचडीएल जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। इस पे मैं बात करूंगी, लेकिन आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स पे भी हम बात करेंगे कि आपने ये तो बता दिया कि सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड यानी अच्छा जो फैट है वो किन चीजों से मिलता है? कुछ फैट्स जैसे कुछ ऑयल्स होते हैं, जैसे हम ऑलिव ऑयल कहते हैं, है ना? ऑलिव ऑयल में अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, या मस्टर्ड ऑयल है ना? उसमें अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा है। लेकिन
मस्टर्ड ऑयल को भी अगर आप बार बार तलेंगे, ये बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है ना। ये अगर मस्टर्ड ऑयल को भी हम बार बार उसको हम गर्म करेंगे तो वो एक उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, वो सैचुरेटेड फैट में हो जाता है। या फिर जो वेजिटेबल ऑयल है ना, जैसे डालडा है ना, ये डालडा जो है, ये जो भी तेल जो भी जमता है या जिसको हम बार बार गर्म करके उसके बॉन्ड्स तोड़ देते हैं, वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी जैसे कि डालडा घी है वो जम जाता है ना, वो जमता है। जो चीज़ जमेगी वो समझ लिया आपकी बॉडी में जाके भी जमेगी। ओके। तो वेजिटेबल ऑयल्स या ये जो डालडा घी है ये यूज़ नहीं करना चाहिए, इसमें सैचुरेटेड फैट की कंटेंट ज़्यादा होता है। और घी, देसी घी भी प्लस माइनस है ना, बट हाँ, देसी घी ये है कि हम अगर एक लिमिटेड अमाउंट में लें, मॉडरेट हाँ, अमाउंट। तो वो ठीक है हमारे लिए, इतना नुकसानदायक नहीं है। लेकिन वेजिटेबल फैट जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। या फिर जो आजकल जंक फूड चल रहा है, जो प्रोसेस्ड चीज़ है ना, बटर है, जैसे कि येलो बटर है जो हम मार्केट से लेते हैं। और क्या कुछ गुड फैट के लिए क्या खाया जा सकता है? गुड फैट के लिए मैंने आपको बताया कि हम अच्छा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, इसमें सैचुरेटेड फैट की और कंटेंट। ये जो नट्स वगैरह हैं उनमें भी? नट्स नट्स जैसे कि हमारे अखरोट है या बादाम है, ये हमारा इसमें सैचुरेटेड फैट का कंटेंट कम है, ये हम ले सकते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। जैसे पिस्ता है, काजू है, इसमें हमारा या फिर आपका कोकोनट ऑयल है या फिर आपका जैसे पीनट ऑयल है, ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। या आप उनके लिए मना करें जिनका एलडीएल हाई है, एलडीएल हाई है या जिनको हार्ट की तकलीफ है या जिनको नसों की ब्लॉकेज उनको की काजू तकलीफ है, और पिस्ता नहीं लेने पिस्ता चाहिए। नहीं लेना चाहिए। राइट। अब मैं फिर से बात करूंगी, अब एचडीएल और एलडीएल चेक कैसे करते हैं? कोलेस्ट्रॉल चेक कैसे होता है? कोलेस्ट्रॉल में हम जो है ब्लड का सैंपल लेते हैं। ब्लड का सैंपल अगर जो वैसे तो हमें 30 इयर्स के बाद सबको अपना ईयरली हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसमें लिपिड प्रोफाइल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो हमें कराना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग सैंपल लेना चाहिए। अगर फास्टिंग नहीं लेंगे तो हमारे वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फास्टिंग सैंपल होना चाहिए और ब्लड के सैंपल के थ्रू हम उसे चेक करते हैं। डिफरेंट टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कंपोजिशंस होते हैं, जैसे एलडीएल है, एचडीएल है, वीएलडीएल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, ये सारा कुछ चेक होता है। लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट हैं उसमें, वो है एक एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो हमारी एलडीएल पे डिपेंडेंट हैं। चाहे जो अमेरिकन गाइडलाइंस हम यहाँ फॉलो करते हैं इंडिया में, वो एलडीएल डिपेंडेंट है। कब किस कोमॉर्बिडिटी के साथ हमें क्या शुरू करना है, कब इसकी दवाई शुरू करनी है, कब नहीं करनी है, कब हमें अलर्ट हो जाना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। नॉर्मल एलडीएल कितना होना चाहिए? किसी भी पुरुष और स्त्री का क्या अलग होता है, महिला और पुरुष का, या नहीं, सेम? ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। एचडीएल में ये जरूर फर्क पड़ता है, एलडीएल में इतना फर्क नहीं है ना। एलडीएल भी हम कहते हैं 100 के नीचे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ है, किडनी की तकलीफ है या हार्ट की तकलीफ है, तो 70 के नीचे हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए। 100 यानी के नीचे नॉर्मली अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो है अगर किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या किसी को हमारा किडनी की तकलीफ है या किसी को डायबिटीज़ है, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो कट ऑफ लेवल है वो 70 है। 70 है। तो 100 से ऊपर तो नॉर्मल नहीं होना चाहिए। नहीं होना अब चाहिए। जिनका 100 से ऊपर है, हाँ जी। वो क्या नुकसान करता है? एलडीएल 100 से ऊपर होना? एलडीएल 100 से ऊपर होगा, 100 के ऊपर हमें एक अलार्मिंग लेवल है ना। लेकिन 130 के ऊपर हम कहते हैं कि हाँ, अब उसमें डिफरेंट कंडीशंस में हम मेडिसिन शुरू खतरा कर, हाँ, खतरा शुरू हो जाता है और उसमें हम मेडिसिन शुरू करनी होती है। डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरीके की डिफरेंट डोजिंग होती है मेडिकेशन की। राइट। तो ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी बॉडी के, जैसे मैंने बताया, डिफरेंट जो हमारे पूरी बॉडी है उसमें ब्लड फ्लो जो है वो आर्टरीज के थ्रू जाता है, तो वो हमारी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाता है। जो आर्टरीज में जमना शुरू होता है तो वो ब्लड के फ्लो को रोकता है। ब्लड के फ्लो को रोकता है तो उस ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलता है या ऑक्सीजन उस ऑर्गन को नहीं मिलती है। फिर उसमें ऑक्सीजन ना मिलने के बाद डिफरेंट सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होगी तो पेशेंट को चेस्ट पेन शुरू हो जाएगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, जल्दी थकान शुरू हो जाएगी, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं उसको, घबराहट हो सकती है उसको। तो इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं उसको। राइट, एलडीएल बढ़ने की। हाँ जी, एलडीएल बढ़ने की या जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है हमारे जी। तो अगर आर्टरीज ये में, सिम्टम्स हैं तो आपको ध्यान देना है और लिपिड प्रोफाइल्स आपको अपने चेक चेक कराने कराना हैं है। कि क्या है। एलडीएल, ये तो हुई एलडीएल की बात। अब एचडीएल, अगर वीएलडीएल भी कुछ होता है? वीएलडीएल भी एक तरीके का बैड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन
जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो हम एलडीएल पे ही फोकस्ड है। राइट। और जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, हाँ जी। उनके बारे में भी ज़रूर बताइए। हाँ, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना भी, जो हमारा विसरल फैट है, जो हमारे पेट दिख रहा है, जो ओबेसिटी दिख रही है, ये एक तरीके का ट्राइग्लिसराइड ही हमारी बॉडी में जमा हो रहा है। और ये ट्राइग्लिसराइड जो है, इसका शुगर से बहुत रिलेशन है ना? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, बॉडी के अंदर जाते हैं, तो ये अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में जमा होते हैं। जैसे हम फैटी लीवर कहते हैं, लीवर फैटी हो गया। ये अल्टीमेटली जो हम कार्ब्स कंटेंट ले रहे हैं, ये ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में ही जमा होके हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में बॉडी की जो ब्लड आर्टरीज हैं उनमें जमा हो सकते हैं और हमें डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स कर सकते हैं। तो कई बार ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा खतरनाक होते हैं ट्राइग्लिसराइड, क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ट्राइग्लिसराइड जैसा हम कह रहे हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा खतरनाक है। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स उतने हैं क्योंकि एक कंपोजिशन होता है, जो हमारा प्लाक बनता है उसका एक कंपोजिशन होता है, उसमें ज़्यादा रोल एलडीएल का है। राइट। अच्छा, किसी का एलडीएल बढ़ा हो तो क्या वो डाइट से हम कंट्रोल कर सकते हैं? पहली ट्राई तो हम पहला कोशिश तो यही करते हैं कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन हो पेशेंट का, है ना? उसकी जो भी लाइफ़स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, बैठा रहता है, खाना-पीना जंक फूड ज़्यादा है, मैदा, बेकरी, है ना? ज़्यादा खाता है ना? या स्मोकिंग ज़्यादा करता है, तो उसकी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करके पहली कोशिश हमारी यही रहती है, अनटिल अनलेस इट इज़ एट अलार्मिंग लेवल, है ना? राइट। या उसको कोई हार्ट की पुरानी तकलीफ़ है या ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या पुराना कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से, जैसे हम एएससीवीडी कहते हैं, तो एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़, है ना? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, तो वो अगर उस तरीके का कुछ नहीं है तो पहला कोशिश हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन को ही करते हैं राइट। और रूटीनली चेकअप करते हैं। अगर लाइफ़स्टाइल से ठीक होता है तो फिर हम दवाई की ज़रूरत नहीं है उस पेशेंट को। जो आप जाते-जाते एलडीएल कम करने के टिप्स बताइए। एक्सरसाइज का भी कितना रोल है, डाइट का कितना रोल है और कितना टाइम आप देते हैं कि एलडीएल बढ़ा हुआ है, आपके पास 1 महीना या 2 महीने, आप कितना वक़्त देते हैं कि आप जो आप टिप्स बताने जा रहे हैं वो फॉलो करके एलडीएल कम हो सकता है? ये डिफरेंट, ऐसी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं है इसके लिए, हर प्रैक्टिशनर का अलग अलग प्रैक्टिस है। तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, आपका बीएमआई लेवल मोर देन 25 है, तो उसे आप कंट्रोल करें, है ना? बॉडी मास इंडेक्स को कंट्रोल करें, बीएमआई लेवल डाउन करें। वो कैसे कर सकते हैं? उसमें हम रेगुलर एक्सरसाइज करके, जैसा कि गाइडलाइंस में रिकमेंडेड है कि 30 मिनट्स वॉक फॉर 5 डेज अ वीक, अगर राइट। हम इतना करते हैं तो ये हमारे हार्ट के लिए अच्छा है और हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन कर सकते हैं। तो एक ये कर सकते हैं। दूसरा, हमारा खाना-पीना, है ना? अगर हम घी, मक्खन, मलाई या जंक फूड, मैदा, बेकरी, ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते हैं तो उसे कम करें और नेचुरल डाइट की तरफ ज़्यादा जाएँ। जैसे सब्जियाँ हो गई, है ना? हर डाइट में सब्जियाँ या सैलेड ज़रूर लें। फ्रूट्स, नट्स, ये चीज़ें ज़्यादा लें। प्रोसेस्ड फूड कम लें और जैसे जो जेलीज़ हैं या टॉफ़ीज़ हैं या जो जो प्रोसेस्ड शुगर है, वो पैक्ड हाँ, वो शुगर कम से कम लें हम। चॉकलेट्स जो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स हो खा गई, रहे हाँ, हैं, हाँ, मीठी हाँ, चीज़ें। यस, वो चीज़ें कम से कम लें। और तीसरा, अगर कोई नशा करते हैं, जैसे स्मोकिंग करते हैं या टोबैको लेते हैं, तो उसे कम करें, ठीक है जी? और स्ट्रेस कम से कम लें। 6 से 8 घंटे की नींद पूरी प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद लें। स्ट्रेस कम से कम लें, दिमाग पे ज़ोर कम से कम डालें। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है या बैठने वाला काम है, तो कोशिश करें कि अगर आप 8 घंटे काम करते हैं, तो कम से कम अपनी जो एक्सरसाइज़, जैसे मैंने 30 मिनट बताया, तो उसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप, है ना? 1 घंटा कर सकते हैं, 1.5 घंटा कर सकते हैं। तो उसे कंपनसेट उस लेवल पे करना है आपने। राइट। नींद पे आपने बात की। अच्छी नींद का या नींद अच्छी नहीं आती उसका भी हार्ट पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। 6 से 8 घंटे की नींद रिकमेंडेड है। हर पेशेंट पेशेंट क्या, इट इज़ फॉर एवरीवन कि आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर साउंड स्लीप लें। अगर 6 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, तो हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड रहता वो है ना? क्या है? सिम्पैथेटिक सिस्टम, जिससे हमारी हार्ट की धड़कन तेज़ रहेगी, ब्लड प्रेशर हायर साइड पे रहेगा, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन।